वॉरेन बफे और चार्ली मंगर की कहानी न केवल निवेश की दुनिया में सबसे प्रेरणादायक है, बल्कि यह जीवन, धैर्य, समझदारी और दीर्घकालिक सोच का भी एक महान उदाहरण है। इन दोनों महान निवेशकों ने न सिर्फ अरबों डॉलर की दौलत बनाई, बल्कि एक ऐसी सोच विकसित की जो आज भी दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक गाइडलाइन का काम करती है। जब हम 100 स्टॉक्स दैट अ यंग वॉरेन बफेट माइट बाय जैसी किताब की शुरुआत करते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि वॉरेन बफे और चार्ली मंगर कौन थे, उनका नजरिया कैसा था और वे किस प्रकार की कंपनियों में निवेश करते थे। वॉरेन बफे को ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, जो एक ऐसा टाइटल है जो उन्होंने अपनी गहरी निवेश समझ, साधारण सोच और जबरदस्त धैर्य के कारण अर्जित किया। उन्होंने ग्रेहम और डॉड के वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांत को अपनाया, लेकिन समय के साथ इसे चार्ली मंगर की सोच से और भी परिपक्व बनाया। चार्ली मंगर, जो बफे के लंबे समय के बिजनेस पार्टनर और दोस्त थे, ने उनकी सोच में क्वालिटी को जोड़ा। वे मानते थे कि सस्ती कंपनियों से बेहतर हैं वे कंपनियां जो महंगी दिखें, लेकिन उच्च गुणवत्ता और मजबूत ब्रांड वैल्यू के साथ लंबी अवधि तक प्रॉफिट दे सकें। यही बदलाव वॉरेन बफे को सिर्फ सस्ते शेयर खरीदने वाले निवेशक से एक बिजनेस क्वालिटी पर ध्यान देने वाले निवेशक में बदलने में मदद करता है। चार्ली मंगर ने बफे को यह सिखाया कि सिर्फ बैलेंस शीट पर ध्यान देना ही काफी नहीं होता। असली बात है कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका मैनेजमेंट, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और उसका लॉन्ग टर्म विजन। वॉरेन बफे खुद मानते हैं कि चार्ली के बिना वह कभी बर्कशायर हैथवे को इतनी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते थे। जहां बफे संख्याओं के पीछे की कहानियां देखते थे, वहीं मंगर सोचते थे कि इंसानों के बिहेवियर को समझे बिना अच्छा निवेश करना मुश्किल है। दोनों की सोच मिलकर एक ऐसा निवेश सिद्धांत बनाती है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। दोनों का मानना है कि निवेश एक बिजनेस की तरह होना चाहिए, न कि एक लॉटरी की तरह। वे हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते थे जो उनकी समझ में आती थीं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का सिद्धांत। बफे कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ बिग योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो वेयर द बाउंड्रीज आर। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपको किसी इंडस्ट्री की समझ नहीं है तो उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी तेजी से बढ़ रही हो। अब जब हम यह सोचते हैं कि अगर आज वॉरेन बफे जवान होते तो वे किस तरह की कंपनियों में निवेश करते, तो हमें उन्हीं पुराने सिद्धांतों को आज की दुनिया में नए संदर्भ में लागू करना होगा। आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्लीन एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित है। लेकिन बफे की सोच हमें यह सिखाती है कि सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागने से सफल निवेश नहीं होता। जरूरी है यह देखना कि वह कंपनी किस तरह से टिकाऊ, सस्टेनेबल, लाभदायक, प्रॉफिटेबल और भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी है। वे हमेशा उन कंपनियों को पसंद करते थे जिनका मैनेजमेंट ईमानदार और कुशल हो और जिनके बिजनेस में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कुछ इकोनॉमिक मोट हो, जैसे ब्रांड, नेटवर्क इफेक्ट, स्केल या पेटेंट। मसलन अगर कोई कंपनी केवल इसलिए फेमस है क्योंकि उसका नाम बड़ा है, तो वह निवेश के लायक नहीं है। लेकिन अगर उसका ब्रांड ग्राहकों की पहली पसंद है और वह अपनी इंडस्ट्री में एक मजबूत पकड़ रखती है, तो बफे उसमें रुचि लेते। चार्ली मंगर की एक बात बहुत प्रसिद्ध है, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, यानी किसी भी चीज को उल्टा सोचो ताकि उसकी कमजोरियां पहले दिख जाएं। इसी सिद्धांत का उपयोग निवेश में किया जाता है। पहले यह सोचना कि क्या यह कंपनी फेल हो सकती है, और अगर हां तो क्यों। इस तरह की सोच एक युवा निवेशक को जल्दबाजी में पैसा लगाने से रोकती है। बफे खुद कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इस एक बात में ही उनका निवेश दर्शन छिपा है। पूंजी को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है, फिर भले ही कमाई थोड़ी कम हो, लेकिन अगर वो लगातार और सुरक्षित हो तो वही असली अमीरी का रास्ता है। जब हम आज के युवाओं की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि वे यह समझें कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है। बफे और मंगर ने कभी भी गेट रिच क्विक में विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमेशा गेट रिच स्लो बट श्योरली को अपनाया। जब सब बाजार में उतार चढ़ाव से घबराते थे तो बफे शांत रहते थे, क्योंकि वे उस कंपनी के बिजनेस को समझते थे
और उन्हें भरोसा होता था कि समय के साथ उसका मूल्य बढ़ेगा। वे मानते थे कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां धैर्यवान लोग अधीर लोगों से पैसा कमाते हैं। अगर बफे आज जवान होते तो वे शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों को समझने की कोशिश करते, लेकिन वे उन्हीं कंपनियों में निवेश करते जिनका बिजनेस मॉडल समझ में आता और जिनकी आय भविष्य में भी स्थिर रहने की संभावना हो। चार्ली मंगर हमेशा कहते थे कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग, और यही बात युवा निवेशकों को समझनी चाहिए। ट्रेडिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही कंपनी को ढूंढकर उसमें लंबे समय के लिए निवेश करना। युवा वॉरेन बफे आज अगर किसी कंपनी में निवेश करते तो वे शायद ऐसी कंपनियों को चुनते जिनका डिजिटल दुनिया में मजबूत पकड़ हो, लेकिन साथ ही जिनका बिजनेस मॉडल पुराने वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांतों के अनुरूप हो। उदाहरण के तौर पर वे शायद ऐसे सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस को चुनते जो स्थिर कैश फ्लो, सब्सक्रिप्शन मॉडल और क्लाइंट लॉयल्टी के साथ आते हों। वे शायद कुछ हेल्थ केयर कंपनियों में रुचि लेते जो लॉन्ग टर्म में जनसंख्या वृद्धि और बुढ़ापे से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हों। लेकिन वे कभी भी सिर्फ नाम या शोर सुनकर निवेश नहीं करते। उनका ध्यान हमेशा कंपनी के मूल सिद्धांतों पर होता। इस किताब की शुरुआत इसी सोच के साथ होती है, यह समझने के लिए कि अगर वॉरेन बफे और चार्ली मंगर आज के समय में जवान होते तो वे किन कंपनियों को खरीदने की सोचते। यह सिर्फ शेयरों की सूची नहीं है, यह एक फिल्टर है, एक मानसिक मॉडल है जो हमें बताता है कि किस तरह सोचकर हम खुद भी वैसा निवेश कर सकते हैं। यह अध्याय बफे और मंगर की सोच की नींव रखता है, जिसमें लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण, क्वालिटी बिजनेस की पहचान, धैर्य, ईमानदार मैनेजमेंट की खोज और सटीक मूल्यांकन शामिल हैं। यह समझना कि निवेश केवल पैसे का खेल नहीं बल्कि एक मानसिक अनुशासन है, इस किताब का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बफे और मंगर की जोड़ी हमें यह सिखाती है कि आप कितने भी साधारण बैकग्राउंड से हों, लेकिन अगर आपकी सोच स्पष्ट है, आप धैर्यवान हैं और आप अपने इमोशंस पर काबू रख सकते हैं, तो आप न केवल पैसा कमा सकते हैं बल्कि स्थायी संपत्ति भी बना सकते हैं। इसीलिए यह अध्याय सिर्फ एक भूमिका नहीं है, यह एक दिशा निर्देश है, एक फिलॉसफी है जो इस पूरी किताब की आत्मा है। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर की यात्रा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह दो अलग अलग सोच वाले व्यक्तियों की मुलाकात और फिर उनके आपसी सहयोग से बनी एक महान निवेश परंपरा की गाथा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे वॉरेन बफे ने अपने शुरुआती वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों से आगे बढ़कर क्वालिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग अपनाई, और इसमें चार्ली मंगर की भूमिका कितनी अहम रही। वॉरेन बफे की निवेश की शुरुआत बहुत ही पारंपरिक ढंग से हुई थी। उन्होंने बेंजामिन ग्रेहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और उसी से प्रभावित होकर निवेश की दुनिया में कदम रखा। ग्रेहम के सिद्धांत बाय चीप सेल व्हेन वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड पर आधारित थे, यानी ऐसी कंपनियों में निवेश करना जिनके शेयर बहुत कम दाम में मिल रहे हों, भले ही वो कंपनियां ज्यादा बढ़ने की स्थिति में न हों। वॉरेन ने अपने करियर की शुरुआत में इसी सोच से बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन वे जल्द ही यह समझने लगे कि केवल सस्ते शेयर खरीदने से लंबे समय में उतना लाभ नहीं होता जितना क्वालिटी कंपनियों से हो सकता है। इसी सोच की शुरुआत तब हुई जब उनकी मुलाकात चार्ली मंगर से हुई। चार्ली मंगर, जो पेशे से वकील थे और एक तेज बुद्धि वाले व्यक्ति माने जाते थे, ने बफे को यह समझाया कि सस्ते और खराब कंपनियों के पीछे भागने से अच्छा है कि एक बेहतरीन कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए और लंबे समय तक रखा जाए। मंगर का मानना था कि अगर कंपनी की नींव मजबूत है, उसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है और वह लगातार प्रॉफिट कमा रही है, तो थोड़ी ऊंची कीमत भी देना एक अच्छा सौदा हो सकता है। उन्होंने कहा, इट्स बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यहीं से बफे की सोच में बदलाव आने लगा और उन्होंने उन कंपनियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया जिनमें लॉन्ग टर्म में विकास की संभावना थी। इस बदलाव की एक बड़ी मिसाल है सीज कैंडीज में निवेश। यह एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी थी जो पश्चिमी अमेरिका में बेहद लोकप्रिय थी। यह कंपनी बहुत महंगी थी। ग्रेहम के सिद्धांतों के हिसाब से
इसे खरीदना बेवकूफ़ी लगती, लेकिन चार्ली मंगर ने बफे को समझाया कि सीज की ब्रांड वैल्यू और ग्राहक वफादारी इतनी मजबूत है कि ये कंपनी आने वाले सालों में लगातार मुनाफा कमा सकती है। बफे ने निवेश किया और वही कंपनी बर्कशायर हैथवे की सबसे सफल खरीद में से एक बनी। यहीं से बफे को यह समझ आया कि इकोनॉमिक मोट यानी कंपनी की प्रतिस्पर्धा से खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, गिलेट जैसी कंपनियों में भी निवेश किया, जो मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति और ब्रांड के कारण दूसरों से अलग खड़ी थीं। बफे का निवेश स्टाइल धीरे धीरे ग्रैहम के स्टैटिस्टिकल चीपनेस से मंगर के क्वालिटेटिव एक्सेलेंस की तरफ शिफ्ट हुआ। वे अब सिर्फ बैलेंस शीट और पीई रेशियो नहीं देखते थे, बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसका भविष्य, ग्राहक व्यवहार और मैनेजमेंट की ईमानदारी पर भी ध्यान देने लगे। चार्ली मंगर ने हमेशा कहा कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसे ऐसे समझो जैसे आप पूरी कंपनी ही खरीद रहे हो। यह सोच निवेशकों को सतही नजरिए से ऊपर उठाकर गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। यही नहीं, उन्होंने मेंटल मॉडल्स की सोच भी बफे में विकसित की, यानी अलग अलग क्षेत्रों की समझ को जोड़कर बेहतर निर्णय लेना। चार्ली का मानना था कि सिर्फ फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से आप अच्छे निवेशक नहीं बन सकते, बल्कि आपको साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इंसानों के व्यवहार और बाजार की चालों को बेहतर समझ सकें। वॉरेन बफे की सोच का यह विकास धीरे धीरे हुआ और इसके साथ ही उनका निवेश दृष्टिकोण भी परिपक्व होता गया। उन्होंने धीरे धीरे ट्रेडिंग से हटकर कंपाउंडिंग पर ध्यान देना शुरू किया। वे कहते थे, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस, द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। यानी समय एक बेहतरीन कंपनी का दोस्त होता है, लेकिन एक साधारण कंपनी का दुश्मन। इसलिए उन्होंने उन कंपनियों पर ध्यान देना शुरू किया जो बिना ज्यादा बदलाव के लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। उन्होंने एप्पल में निवेश किया, जो तकनीकी क्षेत्र की कंपनी होने के बावजूद ग्राहकों की जबरदस्त लॉयल्टी और ब्रांड मोनोपोली के कारण बफे की सोच के अनुकूल थी। यही बफे का अगला बड़ा कदम था, एक टेक कंपनी में निवेश करना, जो उनके पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग था। लेकिन उन्होंने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि अब वे कंपनी की क्वालिटी को प्राथमिकता देते थे, न कि केवल वैल्यू को। चार्ली मंगर ने इस पूरे बदलाव में बफे को निरंतर चुनौती दी और उनकी सोच को और मजबूत बनाया। उन्होंने बफे को यह सिखाया कि गलतियों से सीखना सबसे बड़ा निवेश है। मंगर खुद कहते थे, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। इस सोच ने बफे को सतर्क लेकिन ओपन माइंडेड बनाया। उन्होंने अपनी पुरानी रणनीतियों को छोड़ा, लेकिन पूरी तरह नहीं, बल्कि उन्हें अपडेट किया, समय के अनुसार ढाला। इस तरह वे वैल्यू इन्वेस्टिंग के मूल सिद्धांतों को लेकर क्वालिटी इन्वेस्टिंग तक पहुंचे, एक ऐसा मेल जिसने उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना दिया। इस सफर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु रहा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफे और मंगर दोनों मानते हैं कि एक निवेशक को यह अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे क्या आता है और क्या नहीं। उन्होंने कभी किसी ऐसी कंपनी में निवेश नहीं किया जो उनके समझ से बाहर हो। इसीलिए वे लंबे समय तक टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूर रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें एप्पल का बिजनेस मॉडल समझ में आया और उन्होंने देखा कि यह एक कंज्यूमर मोनोपोली है, उन्होंने उसमें भारी निवेश किया। यही बफे और मंगर की खासियत रही। वे जिद्दी नहीं थे, बल्कि लचीले थे, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों से कभी नहीं भटके। इस अध्याय का सार यही है कि वॉरेन बफे और चार्ली मंगर का विकास केवल एक निवेश शैली से दूसरी शैली में परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास था। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया, बल्कि हर नए अनुभव से सीखा, गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनकी साझेदारी इतनी लंबी और सफल रही। दोनों ने एक दूसरे को प्रेरित किया, एक दूसरे की सोच को चुनौती दी और अंततः एक ऐसी निवेश संस्कृति तैयार की जो आज भी बर्कशायर हैथवे में जीवित है। इस विकास यात्रा से एक युवा निवेशक को यह सीखना चाहिए कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि सोच का,
धैर्य का और लगातार सीखने का एक जीवन भर का सफर है। अगर आप शुरुआत में गलती करते हैं तो डरिए मत, बशर्ते आप उनसे सीखें और अगली बार बेहतर निर्णय लें। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर की जोड़ी यही बताती है कि सही साझेदार, सही सोच और सही दृष्टिकोण हो तो आप किसी भी उम्र में निवेश की दुनिया में कमाल कर सकते हैं। उनका विकास हमें यह भी सिखाता है कि लचीलापन, खुले दिमाग से सीखना और मूल सिद्धांतों से जुड़ाव, यही किसी निवेशक की असली ताकत होती है। जब हम वॉरेन बफे की निवेश यात्रा को गहराई से देखते हैं तो एक बात साफ होती है, उनका सफर सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं रहा। शुरुआत में उन्होंने सस्ते स्टॉक्स खरीदने की सोच अपनाई थी, यानी ऐसी कंपनियां जिनका बाजार मूल्य उनके असली मूल्य से कम था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अनुभव लिया, उन्होंने समझा कि सस्ती कंपनी हमेशा अच्छी कंपनी नहीं होती। यही सोच उन्हें बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ले गई। इसका मतलब है कि सिर्फ यह देखना कि कोई शेयर सस्ता है या नहीं काफी नहीं होता, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि कंपनी कितनी मजबूत है, उसका बिजनेस कितना टिकाऊ है और उसमें आगे बढ़ने की कितनी संभावना है। इस हिस्से में हम उन्हीं बातों को समझेंगे कि एक युवा वॉरेन बफे आज अगर निवेश कर रहा होता तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग से आगे क्या देखता। अब बात करते हैं कि बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग असल में है क्या। यह सोच कहती है कि सिर्फ नंबरों पर निर्भर मत रहो। पहले के जमाने में इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट, पीआई रेशियो और कंपनी की नेट वैल्यू देखकर डिसाइड करते थे कि शेयर खरीदना है या नहीं। लेकिन चार्ली मंगर के आने के बाद वॉरेन बफे ने यह सीखा कि कंपनी की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, ग्राहकों का भरोसा है, प्रोडक्ट जबरदस्त है और उसका फ्यूचर क्लियर है, तो वो थोड़ी महंगी भी हो, फिर भी खरीदने लायक है। यही है वैल्यू से आगे की सोच, यानी क्वालिटी इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म सोच और बिजनेस की गहराई को समझना। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक कंपनी सस्ती है लेकिन बार बार घाटे में जा रही है। दूसरी कंपनी महंगी है लेकिन हर साल उसका मुनाफा बढ़ रहा है और ब्रांड बहुत मजबूत है। पुराने बफे शायद पहली कंपनी चुनते, लेकिन इवॉल्व्ड बफे दूसरी कंपनी में निवेश करते। यही बदलाव उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाता है। उन्होंने सीखा कि चीप डजंट ऑलवेज मीन गुड। सस्ती चीजें अगर चलें तो ठीक, नहीं चलीं तो घाटा पक्का। लेकिन अच्छी कंपनी अगर थोड़ा महंगी भी हो तो लंबे समय में वो आपके पैसे को कई गुना कर सकती है। यही सोच है क्वालिटी फर्स्ट इन्वेस्टिंग की। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और डिजिटलीकरण के दौर में कंपनियों का मूल्यांकन पहले से काफ़ी अलग हो गया है। पहले मुनाफा सबसे बड़ी बात होती थी, अब ग्रोथ और यूजर बेस भी बहुत मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल या अमेज़ॉन जैसी कंपनियां शुरू में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रही थीं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल इतना मजबूत था कि समय के साथ उन्होंने पूरी इंडस्ट्री पर राज करना शुरू कर दिया। अगर वॉरेन बफे आज जवान होते तो वे इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू, नेटवर्क इफेक्ट और लॉन्ग टर्म विजन को देखकर उनमें रुचि लेते, न कि सिर्फ उनके पीई रेशियो से। बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग की सोच यह भी कहती है कि कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वे कितने ईमानदार हैं, यह सब देखना जरूरी है। बफे हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्ट इन पीपल यू ट्रस्ट, यानी किसी बिजनेस में पैसा लगाते वक्त यह जरूर देखो कि उसे चला कौन रहा है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और विजन वाला है तो वह बिजनेस कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर लीडरशिप ही कमजोर है तो चाहे बैलेंस शीट कितनी भी अच्छी हो, निवेश करना रिस्की हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आज के युवा निवेशक इससे क्या सीख सकते हैं। जवाब आसान है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि स्टॉक सस्ता है या नहीं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि क्या कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की लोगों को सच में जरूरत है। क्या वह कंपनी अपने सेक्टर में लीडर बन सकती है? क्या उसके पास ऐसी कोई खासियत है जो बाकी कंपनियों के पास नहीं है? यही सब चीजें बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिस्से हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको धैर्य रखना होगा। बफे ने खुद कहा है कि उनके सबसे अच्छे फैसले वे थे जिनमें उन्होंने कई सालों तक शेयर पकड़े रखे। अगर आप सोचते हैं कि आज खरीदो और अगले हफ्ते बेच दो, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक और खूबी यह है
कि यह आपको जोखिम को अच्छे से समझना सिखाता है। जब आप कंपनी को गहराई से समझते हो, उसका बिजनेस मॉडल, कस्टमर बेस, सप्लाई चेन, इनोवेशन क्षमता, तब आप यह तय कर सकते हो कि कितना रिस्क लेना सही है। यही कारण है कि बफे ने कभी ज्यादा उधार लेकर या कर्ज में निवेश नहीं किया। वे हमेशा कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यूर डूइंग। इसलिए इस सोच में रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसले ले रहे होते हैं। आज के युवा निवेशक बहुत सारी ऐप्स और यूट्यूब चैनलों से मोटिवेट हो जाते हैं और तुरंत शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग की सोच कहती है, पहले खुद से सवाल पूछो, क्या मुझे ये कंपनी समझ में आती है? क्या मैं इसके प्रोडक्ट का यूजर हूं? क्या इसके कॉम्पिटिटर इसके सामने कुछ नहीं है? क्या इसका बिजनेस आने वाले 10 साल भी टिक सकता है? जब आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे, तभी आप एक समझदार निवेशक बन सकते हैं। और यही सोच एक नए जमाने के वॉरेन बफे की होगी, जो आज की दुनिया में रहते हुए भी समय की कसौटी पर खरे सिद्धांतों को अपनाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पुरानी बात हो गई, लेकिन सच तो यह है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी भी जिंदा है। बस अब उसमें क्वालिटी, ब्रांड, इनोवेशन और कस्टमर वैल्यू जैसे नए पहलू भी जुड़ गए हैं। यही सोच है बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग की, मतलब समय के साथ इवॉल्व होना, लेकिन बुनियादी सिद्धांतों से जुड़े रहना। यही कारण है कि बफे ने कभी भी हाइप या ट्रेंड्स के पीछे अंधाधुंध दौड़ नहीं लगाई। वे हमेशा शांत दिमाग से सोचते थे, क्या यह कंपनी वैल्यू दे रही है? क्या यह लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है? क्या इसमें भरोसा किया जा सकता है? और अगर जवाब हाँ हो, तो वे उसमें निवेश करते, चाहे वो एप्पल हो या कोका कोला। इस पूरे पाठ का मतलब यही है, अगर आप वाकई एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को ही नहीं, बल्कि बियॉन्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग के नजरिए को अपनाइए। सोच को बड़ा कीजिए, बिजनेस को गहराई से समझिए और जल्दी पैसे कमाने की बजाय लंबी सोच रखिए। वॉरेन बफे की यही असली सीख है, और यही बात एक युवा निवेशक को बड़े मुकाम तक पहुंचा सकती है। जब हम दौलत बनाने की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि हमें बस अच्छे सस्ते स्टॉक्स खरीदने चाहिए और जब वो थोड़े बढ़ जाए तो बेच देना चाहिए। लेकिन अगर आप वाकई में असली दौलत बनाना चाहते हैं, वो दौलत जो सालों तक बढ़ती रहे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे, तो आपको एक खास तरीका अपनाना होगा, जिसे कहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश, यानी बिल्डिंग वेल्थ विद ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, यानी जिन कंपनियों की कमाई, यूजर बेस और मार्केट शेयर हर साल जबरदस्त रफ्तार से बढ़ता है। वॉरेन बफे की निवेश रणनीति भले ही वैल्यू बेस्ड रही हो, लेकिन उन्होंने भी वक्त के साथ समझा कि लंबी अवधि में असली दौलत ग्रोथ स्टॉक्स से बनती है। ग्रोथ स्टॉक्स किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स या एनर्जी। बस शर्त यह है कि वो कंपनी लगातार इनोवेट कर रही हो, लोगों की ज़रूरतें समझ रही हो और अपने सेक्टर में लीडर बन रही हो। एप्पल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब वॉरेन बफे ने इसमें निवेश किया था, तब वो टेक कंपनियों से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एप्पल सिर्फ एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने इसमें भारी निवेश किया। यही सोच उन्हें ग्रोथ इन्वेस्टिंग के और करीब ले गई। अगर आप भी एक युवा निवेशक हैं और सोचते हैं कि कैसे ग्रोथ स्टॉक्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं, तो पहले यह समझना ज़रूरी है कि ये स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में आमतौर पर डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन ये कंपनियां जो कमाई करती हैं, उसे फिर से अपने बिजनेस में लगाती हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाने में, टेक्नोलॉजी बेहतर करने में, नई मार्केट में घुसने में। इससे कंपनी और तेजी से बढ़ती है और इसके साथ ही उसका स्टॉक प्राइस भी। यानी अगर आपने आज एक ग्रोथ स्टॉक लिया और कंपनी ने वाकई ग्रो किया, तो अगले 5-10 साल में आपका पैसा कई गुना हो सकता है। ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करने का असली जादू कंपाउंडिंग में है। मान लीजिए आपने 8-10 हज़ार किसी अच्छे ग्रोथ स्टॉक में लगाए, जो हर साल 20% से बढ़ता है। 10 साल बाद वो 8-10 हज़ार 61 हज़ार बन जाएगा।
लेकिन अगर वही स्टॉक 15 साल चले तो आज 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। यहीं पर वॉरेन बफे का जादू काम करता है, धैर्य और समय। उन्होंने हमेशा कहा कि टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस, यानी अगर आपने सही कंपनी पकड़ी है तो समय आपके लिए काम करेगा। आपको बस घबराना नहीं है और बार बार खरीद बिक्री नहीं करनी है। अब सवाल उठता है कि कैसे पहचानें कि कोई स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है या नहीं। इसके लिए कुछ आसान बातें देखनी चाहिए। क्या कंपनी की कमाई हर साल तेजी से बढ़ रही है? क्या उसका कस्टमर बेस बढ़ रहा है? क्या लोग उसके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कंपनी लगातार नए इनोवेशन कर रही है? और सबसे जरूरी, क्या कंपनी की मैनेजमेंट टीम ईमानदार और विजन वाली है? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आप समझ सकते हैं कि यह स्टॉक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ग्रोथ स्टॉक्स के साथ एक खास बात यह भी होती है कि आपको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनियां नए होते हुए भी तेजी से ऊपर जा रही होती हैं, लेकिन उनका इतिहास छोटा होता है। इसलिए आपको अपनी समझ और रिसर्च पर भरोसा करना होगा। वॉरेन बफे भी कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी जोखिम तब होता है जब आपको समझ नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए किसी भी ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसे अच्छे से समझिए, उसके बिजनेस मॉडल को पढ़िए, उसके कॉम्पिटिटर को देखिए और उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को समझिए। ग्रोथ स्टॉक्स की एक और खासियत होती है, ये बाजार की भावनाओं से बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो सकते हैं। यानी एक दिन स्टॉक 10% ऊपर जा सकता है तो अगले दिन 5% नीचे भी आ सकता है। ऐसे में अगर आप डर गए और बेच दिया तो आप लंबी रेस हार जाएंगे। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक ही मंत्र है, पकड़ कर रखो। अगर आप मानते हैं कि कंपनी मजबूत है और ग्रो करेगी तो थोड़े उतार चढ़ाव से घबराइए मत। उल्टा यह सोचिए कि गिरावट के समय ये स्टॉक आपको और अच्छे दाम पर मिल रहा है। आज की दुनिया में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्रोथ की मिसाल बन चुके हैं, जैसे टेस्ला, अमेज़न, गूगल, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स और भारत में ज़ोमैटो, नाइका, इन्फोएज जैसी कंपनियां। ये सभी कंपनियां ऐसी रही हैं जिन्होंने पारंपरिक बिजनेस मॉडल को बदला है और इनोवेशन के दम पर ग्रोथ हासिल की है। अगर वॉरेन बफे आज युवा होते तो वे इन कंपनियों को सिर्फ वैल्यू से नहीं आंकते, बल्कि इनके फ्यूचर पोटेंशियल को भी समझते, क्योंकि यही है ग्रोथ इन्वेस्टिंग की असली सोच। भविष्य में क्या हो सकता है, उस पर दांव लगाना। अगर आप सोचते हैं कि मैं कब अमीर बनूंगा, तो उसका जवाब है तब जब आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करेंगे। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आपको शुरुआत में थोड़ी रिसर्च करनी होगी, धैर्य रखना होगा और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। एक बार जब आप इस सोच को अपना लेते हैं तो आप धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस पर वॉरेन बफे चले। बस उनके समय में ग्रोथ स्टॉक्स अलग थे, आज के ग्रोथ स्टॉक्स अलग हैं। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप वाकई में दौलत बनाना चाहते हैं तो सिर्फ सस्ते शेयर खरीदकर मत बैठिए। बिल्डिंग वेल्थ विद ग्रोथ स्टॉक्स ही आज की दुनिया में सबसे असरदार तरीका है, बशर्ते आप कंपनी की गहराई से समझ रखें, धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म सोच के साथ चलें। वॉरेन बफे ने यही किया और यही आज का युवा निवेशक भी कर सकता है। बस फर्क इतना है कि अब ग्रोथ तेज है, कंपनियां टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं और बाजार पहले से ज्यादा फुर्तीला है। ऐसे में आपके पास मौका है कि आप समझदारी से ग्रोथ स्टॉक्स चुनें और उनके साथ मिलकर अपनी दौलत को लगातार बढ़ते देखें। जब हम शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है, कौन सा स्टॉक खरीदें? लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसी सोच अपनाएं तो यह सवाल बदल जाता है, कौन से स्टॉक्स वाकई लायक हैं, जिनमें हम लंबी अवधि के लिए भरोसा कर सकते हैं। यही है इस चैप्टर का फोकस, स्क्रीनिंग वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर। टाइप ऑफ स्टॉक्स, यानी ऐसे स्टॉक्स को छांटना जो बफेट और मंगर की फिलॉसफी पर खरे उतरते हों। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने हमेशा कहा है कि निवेश करना आसान है अगर आप सही बिजनेस को समझते हैं। उनका तरीका अलग है, वो कभी ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, ना ही भीड़ का हिस्सा बनते हैं। वे स्टॉक्स को खरीदते हैं जैसे कि कोई बिजनेस का पूरा हिस्सा खरीद रहे हों। इसलिए उनका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सोच समझकर किया गया होता है। वो पहले स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं, यानी अलग अलग मापदंडों क्राइटेरिया
से यह तय करते हैं कि कौन सी कंपनी वाकई में मजबूत है और कौन सी सिर्फ दिखावे में। अब बात करते हैं कि बफेट और मंगर जैसे स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करें। इसके लिए हमें पहले उनकी सोच को समझना होगा। सबसे पहला फिल्टर है अंडरस्टैंडेबल बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जिसे आप खुद समझ सकें। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। अगर कंपनी क्या करती है, वो कैसे कमाती है और उसका फ्यूचर क्या है, यह आपको नहीं समझ आता तो उसमें निवेश करना रिस्की है। इसलिए स्क्रीनिंग की पहली शर्त यही है, कंपनी का मॉडल सिंपल और साफ होना चाहिए। दूसरा फिल्टर है कंसिस्टेंट अर्निंग्स, यानी कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही हो। वॉरेन बफेट ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनकी कमाई में उतार चढ़ाव कम होता है और जो हर साल स्थिरता से ग्रो कर रही हो। इसके लिए आप कंपनी का पिछले 5-10 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्राफ देख सकते हैं। अगर यह ग्राफ ऊपर की ओर जाता दिखे तो इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है। चार्ली मंगर भी कहते हैं कि हमेशा उन कंपनियों को चुनो जो बार बार प्रूव कर चुकी हैं कि वो टिक सकती हैं। तीसरा फिल्टर है स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। यह मापदंड बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है। बफेट को आमतौर पर 15% से ऊपर ROE वाली कंपनियां पसंद हैं। एक मजबूत ROE बताता है कि कंपनी में कुशल मैनेजमेंट है और वो पैसे को सही जगह लगा रही है। जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हों तो आप वेबसाइट जैसे screener.in या टिकर टेप पर जाकर ROE की वैल्यू देख सकते हैं और ऐसे स्टॉक्स को लिस्ट कर सकते हैं जिनका ROE लंबे समय से अच्छा चल रहा हो। चौथा फिल्टर है ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, जिसे बफेट इकोनॉमिक मोट कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कोई ऐसी खासियत हो जो उसे लंबे समय तक कंपटीशन से आगे रखे, जैसे कोका कोला का ब्रांड, एप्पल का इकोसिस्टम या एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें कॉम्पिटिटर आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। जब आप स्टॉक्स को स्कैन करें तो यह देखिए कि क्या कंपनी के पास ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। क्या उसका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के दिमाग में बैठ गया है? यही होती है मोट। पांचवां और बहुत ही जरूरी फिल्टर है एथिकल एंड कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। बफेट और मंगर हमेशा मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर कंपनी के मालिक और CEO ईमानदार हैं, क्लियर सोच रखते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी उनके लिए इन्वेस्टमेंट लायक होती है। आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और पिछले इंटरव्यू पढ़कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसे सोचता है। क्या वो ट्रांसपेरेंट है? क्या उसने वादे पूरे किए हैं या फिर हर तिमाही में एक्सक्यूज बनाता है? छठा फिल्टर है लो डेट, यानी कम कर्ज। बफेट हमेशा कहते हैं कि कंपनी को कर्ज के बोझ में दबा हुआ नहीं होना चाहिए। एक अच्छी कंपनी वही होती है जो अपनी ग्रोथ खुद की कमाई से चला सके, ना कि उधारी से। इसलिए स्क्रीनिंग करते समय डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर चेक करें। एक सामान्य नियम है कि यह रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए, खासकर अगर कंपनी बहुत बड़ी ना हो। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली सुरक्षित है। सातवां फिल्टर है गुड फ्री कैश फ्लो। कंपनी की कमाई के बाद उसके पास कितना कैश बचता है जो वो ग्रोथ, डिविडेंड या शेयर बायबैक में इस्तेमाल कर सके। यह जानना बेहद जरूरी है। फ्री कैश फ्लो FCF अच्छा है तो इसका मतलब है कि कंपनी फालतू खर्च नहीं कर रही और अपनी कमाई को सही तरीके से बचा रही है। बफेट FCF को एक मजबूत संकेत मानते हैं कि कंपनी असल में कितनी प्रॉफिटेबल है। अब इन सब फिल्टर को अगर आप एक जगह मिलाकर देखें तो आपको एक स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क मिल जाता है। 1. सिंपल और समझने लायक बिजनेस। 2. लगातार मुनाफा और ग्रोथ। 3. मजबूत ROE। 4. कंपटीशन से बचाने वाली मोआट। 5. भरोसेमंद मैनेजमेंट। 6. कम कर्ज। 7. अच्छा फ्री कैश फ्लो। अगर कोई स्टॉक इन सभी या ज्यादातर फिल्टर पर खरा उतरता है तो समझ लीजिए कि वो बफेट और मंगर टाइप का स्टॉक है। और अगर आपने 10-15 ऐसे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया तो आप बहुत सही रास्ते पर हैं। यहां पर एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है, स्क्रीनिंग के बाद काम खत्म नहीं होता। आपको हर तिमाही या साल में कंपनी की परफॉर्मेंस पर नजर रखनी होती है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में गिरावट आने लगे, मैनेजमेंट में बदलाव हो
या बिजनेस मॉडल कमजोर हो जाए तो आपको दोबारा सोचना होगा। लेकिन अगर कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है तो धैर्य रखना सबसे समझदारी है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के स्टॉक सिलेक्शन का असली जादू उनकी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन में है। वे कोई जादू की छड़ी नहीं चलाते, बस एक सिस्टम के साथ चलते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अमेज़न, कोका कोला, एप्पल जैसी कंपनियों में बड़ा पैसा बनाया, क्योंकि उन्होंने पहले उन्हें ठीक से स्कैन किया, परखा और फिर लंबी अवधि तक पकड़े रखा। अगर आप आज एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप भी यही कर सकते हैं। स्क्रीनिंग बफेट मंगर टाइप स्टॉक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। इससे आप स्टॉक्स को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखने लगते हैं, और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपको पैसा भी मिलता है और सीख भी। शेयर बाजार में पैसा लगाना जितना रोमांचक लगता है उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है, अगर सही सोच और सही रणनीति न अपनाई जाए। यही वजह है कि वॉरेन बफेट और उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम हमेशा एक बात को दोहराते रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी जब आप कोई स्टॉक खरीदने जाएं तो उसके सही मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर ही खरीदें, ताकि आपके पास सुरक्षा की एक मजबूत दीवार बनी रहे। इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करके हम अपने निवेश को ज्यादा सुरक्षित और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। एकदम आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए कि एक मोबाइल की असली कीमत आज से 10,000 है, लेकिन आपको वह किसी ऑफर में RS 7,000 में मिल रहा है। अगर वो मोबाइल काम न करे तो नुकसान कम होगा, और अगर अच्छा निकला तो फायदा भी बढ़िया मिलेगा। यही बात स्टॉक्स पर लागू होती है। जब आप किसी कंपनी का सही मूल्य निकालते हैं और उसे उस मूल्य से सस्ती कीमत पर खरीदते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती भी हो जाए या मार्केट में कुछ अनहोनी हो जाए तो आपका नुकसान बहुत कम होगा और फायदा होने की संभावना बनी रहेगी। वॉरेन बफेट इस विचार को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने खुद कहा है, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। और इस नियम को फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह निवेश के दौरान आपकी रक्षा की पहली पंक्ति होती है। इसका मकसद यह नहीं है कि हर बार सस्ता स्टॉक खरीदो, बल्कि यह देखना होता है कि क्या आप उस स्टॉक को उसकी वास्तविक कीमत से कम पर खरीद रहे हैं या नहीं। तो सवाल उठता है कि किसी स्टॉक का असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, कैसे निकाला जाए। इसका कोई एकदम पक्का तरीका नहीं है, लेकिन आप कंपनी की आर्थिक स्थिति, भविष्य की ग्रोथ, कमाई, बैलेंस शीट और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्टॉक किस कीमत तक पहुंच सकता है। अगर कंपनी आने वाले सालों में अच्छी कमाई करेगी, कंपटीशन में बनी रहेगी और अपना कर्ज ठीक से संभालेगी तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगा। अब अगर वो स्टॉक आपको उससे 20% 40% कम दाम पर मिल रहा है तो यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। चार्ली मंगर, जो बफेट के पार्टनर हैं, इस सोच को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हम सब इंसान हैं और हमारी सोच में गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखी है तो छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान नहीं करेंगी। मान लीजिए आपने एक कंपनी को आज 500 की कीमत पर खरीदने लायक माना, लेकिन वह आपको आज 350 पर मिल रही है, तो आपके पास RS 150 की सुरक्षा है। अगर कंपनी उम्मीद से थोड़ा कम भी परफॉर्म करती है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। इसका एक और फायदा यह है कि इससे आपको मेंटल पीस मिलता है। जब मार्केट गिरता है या लोगों में डर फैलता है तब भी आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपने पहले ही कम कीमत पर खरीदा था। इसका मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और जब कंपनी सही परफॉर्म करेगी तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और पहलू यह है कि यह आपको इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचाता है। बहुत बार हम स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं या वो तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ सस्ते भाव पर अच्छे स्टॉक्स को ढूंढते हैं तो आप लालच या डर के जाल में नहीं फंसते। आपकी सोच साफ होती है, मैं तभी खरीदूंगा जब यह मुझे सस्ते में मिलेगा।
यही सोच वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत रही है। अब बात आती है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे खोजें। इसके लिए कुछ आसान टिप्स हैं। 8. इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें। आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF जैसे मॉडल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कंपनी के पिछले 5-10 साल के प्रॉफिट और ग्रोथ को देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप फाइनेंस में नए हैं तो वेबसाइट्स जैसे screener.in या टिकरटेप इस काम में मदद कर सकते हैं। 2. करंट प्राइस से तुलना करें। अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू RS 1000 है और मार्केट में वो RS 700 पर मिल रही है, तो आपके पास 30% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यह एक सुरक्षित दांव हो सकता है। 3. मार्केट सेंटिमेंट का फायदा उठाएं। बहुत बार मार्केट में डर या पैनिक के समय अच्छे स्टॉक्स भी गिर जाते हैं। ऐसे समय में अगर आप शांत दिमाग से फैसला लें तो आपको अच्छे स्टॉक्स बहुत कम दाम में मिल सकते हैं। 4. अवॉइड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और सब उसे खरीद रहे हैं, तब भी आपको सोच समझकर चलना चाहिए। अगर उस स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है तो ज्यादा उम्मीद करना सही नहीं होगा। 5. क्वालिटी को प्राथमिकता दें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सस्ते स्टॉक्स खरीदें। सस्ती कंपनी और सस्ती कीमत में फर्क होता है। आपको अच्छी कंपनियां सस्ती कीमत पर खरीदनी है, न कि खराब कंपनी सिर्फ इसीलिए कि उसका प्राइस कम है। 6. साइक्लिक स्टॉक्स से सावधान रहें। कुछ कंपनियां ऐसे सेक्टर में होती हैं जहां बिजनेस ऊपर नीचे चलता रहता है, जैसे मेटल्स, ऑटो या रियल एस्टेट। इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हिसाब थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन कंपनियों में ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ निवेश का एक तकनीकी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक कवच है। यह आपको इमोशंस से बचाता है, ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और लॉन्ग टर्म में आपको टिकाऊ फायदा देता है। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट, यू जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही अनुशासन लाता है। अगर आज आप एक युवा निवेशक हैं और सोचते हैं कि बिना ज्यादा रिस्क लिए कैसे धीरे धीरे बड़ी दौलत बनाई जा सकती है, तो इसका जवाब यही है। हर स्टॉक को खरीदने से पहले उसके अंदर की वैल्यू का अंदाजा लगाइए और तभी खरीदिए जब आपको सस्ते में मिल रहा हो। यही बफेट और ग्राहम की सबसे बड़ी सीख है। एक और जरूरी बात यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर बड़े फैसले में काम आता है, जैसे करियर का चुनाव, बिजनेस शुरू करना या घर खरीदना। हर जगह अगर आप थोड़ा बफर रखेंगे तो असफलता की स्थिति में आप टूटेंगे नहीं। यही सोच निवेश में भी काम करती है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई स्टॉक खरीदने की सोचें, पहले खुद से पूछिए, क्या इसमें मेरी सुरक्षा की गुंजाइश है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, और अगर नहीं तो इंतजार कीजिए, क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो धैर्य रखता है, असली पैसा उसी का होता है। जब कोई नया निवेशक शेयर बाजार में कदम रखता है तो सबसे पहले उसके मन में एक उत्साह और थोड़ी घबराहट होती है कि किस स्टॉक में पैसा लगाया जाए, कितना पैसा लगाएं और कितने स्टॉक्स खरीदें। धीरे धीरे जैसे निवेश की समझ बढ़ती है तो एक और बड़ा सवाल सामने आता है, मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? और यही से शुरू होता है असली गेम, फोकस का। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि एक अच्छा निवेशक वही है जो अपने पोर्टफोलियो पर फोकस करता है, न कि हर नए चमकते स्टॉक के पीछे भागता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर फोकस क्यों इतना जरूरी है, ज्यादा स्टॉक्स क्यों नुकसानदेह हो सकते हैं, और कैसे एक केंद्रित पोर्टफोलियो लंबे समय में आपको अमीर बना सकता है। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि डाइवर्सिफाई करो, मतलब जितने ज्यादा स्टॉक्स खरीदोगे उतना सुरक्षित हो जाओगे। लेकिन वॉरेन बफेट साफ कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। यानी अगर आपको स्टॉक्स की समझ नहीं है तब तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से स्टॉक्स को समझते हैं तो आपको 50 स्टॉक्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 5-10 शानदार स्टॉक्स काफी होते हैं। बफेट खुद अपने पोर्टफोलियो में कुछ ही कंपनियों पर भरोसा करते हैं,
जैसे एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह। उनका मानना है कि जब आपको कोई बिजनेस पूरी तरह समझ आता है, उस पर भरोसा है और आपने उसे सस्ती कीमत पर खरीदा है, तो उसे पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा देना चाहिए, न कि 8% और भूल जाना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपने किसी कंपनी में पूरी रिसर्च करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेसिस पर निवेश किया है, तो क्या फायदा अगर वो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1-2% हिस्सा ही बनती है। वो पैसा तो आपकी दौलत बनाने का असली जरिया है, और अगर आपने उसे डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर बहुत छोटे हिस्से में बांट दिया, तो आपका रिटर्न भी उतना ही छोटा हो जाएगा। चार्ली मंगर भी कहते हैं कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और द सेलिंग, बट इन द वेटिंग। यानी पैसा स्टॉक खरीदने और बेचने में नहीं, बल्कि उसमें धैर्य से टिके रहने में है। लेकिन टिके रहना तभी आसान होता है जब आपका पोर्टफोलियो फोकस्ड हो, जब आपको हर स्टॉक की कहानी, मैनेजमेंट, कमाई और ग्रोथ की पूरी जानकारी हो। अगर आपके पास 40-50 स्टॉक्स हैं, तो आप न तो उन सबकी तिमाही रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, न ही हर कंपनी पर बराबर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 8-12 बढ़िया स्टॉक्स हैं, तो आप हर एक कंपनी को बिजनेस की तरह फॉलो कर सकते हैं, जैसे वॉरेन बफेट करते हैं। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क लें, इसका मतलब ये है कि आप क्वालिटी को क्वांटिटी पर तरजीह दें। एक अच्छा पोर्टफोलियो वही होता है जिसमें हर स्टॉक का कोई ना कोई मकसद हो। कोई स्टॉक ग्रोथ दे रहा हो, कोई कैश फ्लो, कोई डिविडेंड और कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। और जब आप हर स्टॉक को इस नज़र से चुनते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो खुद ब खुद फोकस्ड हो जाता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि फोकस करने के लिए आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होता है। आज के टाइम में जब हर जगह स्टॉक टिप्स, ब्रोकर्स की कॉल्स, सोशल मीडिया के रील्स और यूट्यूब वीडियोस भरे पड़े हैं, तो ध्यान बंटना बहुत आसान है। हर दिन कोई न कोई नया स्टॉक मल्टी बैगर बनने की खबर बनकर आता है, लेकिन सच्चा निवेशक वही है जो इस शोर में भी शांत रहकर सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान देता है। याद रखिए, कम स्टॉक्स पर गहरा विश्वास ज्यादा स्टॉक्स पर कमजोर समझ से हमेशा बेहतर होता है। एक और बात, फोकस का मतलब यह भी नहीं कि आप एक ही सेक्टर के 5 स्टॉक्स उठा लें। आपको इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना है, लेकिन स्टॉक ओवरलोडिंग नहीं। जैसे अगर आप बैंकिंग में HDFC बैंक को पसंद करते हैं, तो कोटक, SBI और ICICI को भी साथ में रखने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके पास कोई खास वजह ना हो। पोर्टफोलियो बनाते समय यह तय करें कि कौन सी कंपनी किस उद्देश्य से है और उसमें आपका कितना भरोसा है। बफेट हमेशा कहते हैं, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड वॉच दैट बास्केट वेरी केयरफुली। मतलब, अगर आपने भरोसे के साथ कोई स्टॉक चुना है, तो उसमें फोकस बनाए रखो और बार बार इधर उधर मत देखो। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और स्टॉक्स का उतार चढ़ाव बहुत तेज हो गया है, तो पोर्टफोलियो पर फोकस रखना और भी जरूरी हो गया है। अगर आप 20-30 कंपनियों में निवेश कर देंगे, तो आप भूल जाएंगे कि कौन सी कंपनी क्यों खरीदी थी। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर स्ट्रक्चर है, जैसे 3 ग्रोथ स्टॉक्स, 3 वैल्यू स्टॉक्स, 2 डिविडेंड स्टॉक्स और 2 लॉन्ग टर्म विजन वाले स्टॉक्स, तो आप खुद को हर तरह की परिस्थिति में बैलेंस कर सकते हैं और अपना ध्यान एक मजबूत नींव पर केंद्रित रख सकते हैं। ध्यान देने वाली एक और चीज ये है कि फोकस्ड पोर्टफोलियो में आपके पास मेंटल क्लैरिटी होती है। आप हर तिमाही रिपोर्ट को समझ सकते हैं, हर सालाना रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और हर कॉरपोरेट ऐलान पर खुद राय बना सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश किया है जिनका आप हिस्सा बनना चाहते हैं। यही तरीका वॉरेन बफेट ने अपनाया। जब उन्होंने एप्पल में 30-40% तक का पोर्टफोलियो हिस्सा बना लिया, तो उन्होंने किसी और नए स्टॉक के पीछे भागने के बजाय एप्पल को और अच्छे से समझा, उसकी मैनेजमेंट से बातचीत की और उसमें अपना भरोसा बढ़ाया। नतीजा, अरबों डॉलर का रिटर्न। तो अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं और सोचते हैं कि किस रास्ते पर चलें, तो बस इतना याद रखिए, स्टॉक्स की भीड़ में मत भागो। कुछ ही बढ़िया कंपनियां ढूंढो, उन्हें अच्छे से समझो और फिर अपने पोर्टफोलियो को फोकस के साथ बनाओ। एक फोकस्ड पोर्टफोलियो न सिर्फ आपके निवेश को सरल बनाता है, बल्कि आपको हर दिन बाजार के उतार चढ़ाव से डरने के बजाय अपने बिजनेस को समझने और उस पर भरोसा करने की ताकत देता है। यही है वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की असली विरासत, कम में दम और उस पर पूरा ध्यान। जब हम यह सोचते हैं कि अगर आज वॉरेन बफेट जवान होते
तो वो कौन से 100 स्टॉक्स खरीदते? तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, किस आधार पर वो स्टॉक्स को चुनते? क्या सिर्फ सस्ती कीमत काफी होती, या फिर सिर्फ ब्रांड वैल्यू, या फिर कंपनी का कर्ज रहित होना ही सबसे बड़ा फैक्टर होता? दरअसल बफेट और चार्ली मंगर ने अपने जीवन में जो सबसे अहम चीजें सिखाई हैं वो यही हैं। स्टॉक्स चुनने की एक मजबूत फिल्टरिंग प्रक्रिया, स्क्रीनिंग प्रोसेस, और हर निवेश के लिए एक क्लियर विजन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमने जो 100 स्टॉक्स की विश लिस्ट बनाई है उसे चुनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया, पैमाने इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि आप भी इस प्रोसेस को अपनाकर खुद की एक बेहतरीन पोर्टफोलियो लिस्ट बना सकें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस लिस्ट को तैयार करने का मुख्य मकसद। यह लिस्ट उन युवा निवेशकों के लिए है जो वॉरेन बफेट की सोच को अपनाकर लंबी अवधि में दौलत बनाना चाहते हैं। यह लिस्ट सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की नहीं है, बल्कि यह उन कंपनियों की सूची है जो आने वाले दशकों में भी टिक सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं और निवेशकों को लगातार मूल्य प्रदान कर सकती हैं। इस लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहला और बड़ा क्राइटेरिया था इकोनॉमिक मोट, यानी वह खासियत जो कंपनी को दूसरों से अलग और मजबूत बनाती है। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि वो उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके पास ऐसा किला हो जिसे कॉम्पिटिटर आसानी से तोड़ न पाए, जैसे एप्पल का ब्रांड, कोका कोला का स्वाद और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, या एशियन पेंट्स की मार्केट पकड़ DDDH। तो हमने सबसे पहले ऐसी कंपनियां खोजीं जिनके पास ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी, स्केलेबिलिटी और किसी न किसी तरह की प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा हो। दूसरा बड़ा पैमाना था स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, यानी कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इसमें हमने देखा कि कंपनी का ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैसा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, पिछले 5 से 10 सालों में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो कैसा है। बफेट उन्हीं कंपनियों को पसंद करते हैं जो कर्ज में डूबी ना हो, जिनके पास ज्यादा कैश हो और जो हर साल मुनाफा कमा रही हों। तीसरा पैमाना था स्टेबल एंड एथिकल मैनेजमेंट, यानी कंपनी की मैनेजमेंट टीम भरोसेमंद और दीर्घकालिक सोच वाली होनी चाहिए। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि आई इन्वेस्ट इन पीपल आई ट्रस्ट। हमने उन कंपनियों को चुना जिनके प्रमोटर्स ने लगातार पारदर्शिता और नैतिकता दिखाई है और जिन्होंने कभी भी निवेशकों को धोखा नहीं दिया। मैनेजमेंट की स्किन इन द गेम, यानी प्रमोटर की होल्डिंग भी एक बड़ा फैक्टर रही। चौथा फैक्टर था ग्रोथ पोटेंशियल, यानी आने वाले 10-20 सालों में कंपनी कितनी आगे जा सकती है। हमने देखा कि कंपनी किस सेक्टर में है, उस सेक्टर की संभावनाएं क्या हैं और कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, FMCG, फार्मा, क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे सेक्टरों में भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं। अगर कंपनी उस सेक्टर में लीडर है या बनने की क्षमता रखती है तो वह इस लिस्ट में शामिल हुई। पांचवां क्राइटेरिया था वैल्यूएशन, यानी क्या कंपनी की कीमत उसकी असली वैल्यू से कम है, क्या अभी वो डिस्काउंट पर मिल रही है। बफेट हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू का ध्यान रखते हैं, इसलिए हमने ये देखा कि कंपनी का PE रेशियो, PB रेशियो और DCF के अनुसार वैल्यूएशन कितना है। उन कंपनियों को प्राथमिकता दी गई जो अपनी वैल्यू के मुकाबले सस्ती थीं, यानी जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। छठा फैक्टर था कंसिस्टेंसी, यानी कंपनी लगातार परफॉर्म कर रही है या सिर्फ 1-2 साल में चमकी है। हमने उन कंपनियों को ही लिस्ट में शामिल किया जो 5 साल, 10 साल और 15 सालों तक लगातार कमाई और विकास दिखा चुकी हैं। एक बार की ग्रोथ से बफेट प्रभावित नहीं होते, उन्हें स्थिर और टिकाऊ ग्रोथ चाहिए होती है। साथ ही डिविडेंड पेइंग कंपनीज को भी प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यह निवेशकों को भरोसा और रिटर्न दोनों देता है। सातवां और बहुत खास क्राइटेरिया था अंडरस्टैंडेबल बिजनेस, यानी कंपनी का मॉडल इतना सरल हो कि एक सामान्य निवेशक भी उसे समझ सके। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। इसलिए हमने उन कंपनियों को चुना जिनका बिजनेस मॉडल सरल, पारदर्शी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, जैसे डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस, रिटेल चेन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स।
जटिल बिजनेस वाले, बहुत ज्यादा टेक्निकल या उथल पुथल वाले क्षेत्रों की कंपनियां इस लिस्ट में कम शामिल हुई हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने भारत और अमेरिका दोनों के बाजारों पर ध्यान दिया, क्योंकि आज का युवा निवेशक इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी दिलचस्पी रखता है। भारत में हमने एनएसई और बीएसई की टॉप कंपनियों की छानबीन की और अमेरिका में नास्डक और एनवाईएसई की कंपनियों को देखा। इस लिस्ट में टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। वहीं अमेरिका में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, कॉस्टको, अल्फाबेट, वीजा जैसी कंपनियां। साथ ही हमने हर स्टॉक को बफेट स्कोर दिया, यानी यह जांचा कि वॉरेन बफेट की सोच के कितने करीब है। जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ग्रोथ और वैल्यूएशन चारों का बैलेंस सबसे अच्छा रहा, वही 100 की इस लिस्ट में आई। यह लिस्ट कोई हॉट टिप्स की तरह नहीं बनाई गई है, बल्कि यह एक विचारशील और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की नींव है। आज अगर कोई युवा बफेट की सोच को अपनाकर अपने जीवन के अगले 20-30 सालों तक निवेश करना चाहे, तो यह लिस्ट उसके लिए गाइड की तरह काम करेगी। और सबसे जरूरी बात, यह लिस्ट आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि स्टॉक्स खरीदना सिर्फ दाम देखने से नहीं होता, बल्कि बिजनेस को समझने, मैनेजमेंट पर भरोसा करने और ग्रोथ की सच्ची संभावनाओं को पहचानने से होता है। आप खुद भी इन पैमानों को अपनाकर अपने लिए अलग अलग सेक्टर्स में 10, 20 या 50 स्टॉक्स चुन सकते हैं। और एक दिन हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी बफेट की तरह बन जाए, जिसमें गहराई हो, स्थिरता हो और समझ हो। यही इस चैप्टर का असली मकसद है, आपको एक साफ और समझदारी भरा रास्ता देना, जिससे आप न सिर्फ स्टॉक्स चुनें, बल्कि उन्हें समझदारी और आत्मविश्वास के साथ होल्ड भी करें।